हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से शिवाशिष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आपके आने वाले परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शिक्षा तथा वन संविधान की किस सूची में आते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि समवर्ती सूची। दोस्तों, शिक्षा तथा वन जो है ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों, और मैं बता दूं कि समवर्ती सूची जो है इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची में जब समवर्ती सूची को बनाया गया था उस समय 47 विषय इसके अंतर्गत रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। देखते हैं संघ सूची के बारे में। तो संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है संघ सूची में। और फ्रेंड्स, संघ सूची में शुरुआत में 97 विषय थे और अभी वर्तमान में 100 विषय संघ सूची में रखे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो है केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और राज्य सूची में स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट रखे गए थे वो 66 विषय थे राज्य सूची में, और वर्तमान में 61 विषय हैं राज्य सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 ईस्वी में। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1961 ईस्वी में, लेकिन इसको प्रथम बार वितरित किया गया था 1965 ईस्वी में। और दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो यह 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और जो 1965 में जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे वो जी शंकर कुरुप थे, जो मलयालम विषय में जिनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, लोहित तथा दिबांग किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, लोहित और दिबांग जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है ये मानसरोवर झील से होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये दोनों नदियाँ जो है लोहित तथा दिबांग जो है ये दोनों नदियाँ असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ऑप्शन ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, सिर्फ गवर्नर कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और दोस्तों विलियम बेंटिक जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक जो हैं ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और माउंटबेटन, इनका पूरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, नीति आयोग में टी क्या है। दोस्तों, आपको बताना है कि नीति आयोग में जो टी है उसका पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा नाम है ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, इसका पूरा नीति जो ये शॉर्ट फॉर्म है इसका पूरा रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, नीति आयोग, इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था, और योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। दोस्तों, नीति आयोग जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं,
और नीति आयोग की अगर गठन की बात करी जाए तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं ये नरेंद्र मोदी हैं। और दोस्तों अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग के सीईओ जो वर्तमान में कार्यरत हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है, तो सिद्धूश्री खुल्लर जो हैं नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 24 भाषाओं में। दोस्तों इसका उल्लेख यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का उल्लेख जो है ये संविधान के 8वीं अनुसूची में की गई है। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, लेकिन 1955 में पहली बार इसे वितरित किया गया था। और इसको पहली बार वितरित किसको किया गया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को, जो हिंदी के एक कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है कि रक्त को हृदय से अंगों की ओर प्रवाहित किसके द्वारा होता है? दोस्तों रक्त जो है वह हृदय से अंगों की ओर प्रवाहित किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि धमनी। धमनी के द्वारा जो है रक्त हृदय से अंगों की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों धमनी जो है ये शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, धमनी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे सीरा। तो सीरा जो है यह अंगों से हृदय की ओर रक्त को प्रवाहित करती है और ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। सीरा जो है ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। दोस्तों हृदय से भी जुड़ी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। मनुष्य का हृदय जो है यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकीय होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में फैजाबाद के नेता कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर है इसका मौलवी अहमद उल्लाह। मौलवी अहमद उल्लाह जो हैं ये 1857 की क्रांति में फैजाबाद में नेता थे। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। दोस्तों इससे जुड़े भी इम्पोर्टेंट डेट हैं, जैसे कि 1757 जो है ये प्लासी की लड़ाई से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1764, इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है। दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1859 ईस्वी में, ठीक है। और इसके 10 साल के बाद यानी कि 1869 ईस्वी में ये कंप्लीट हुआ था। स्वेज नहर कंप्लीट हुआ था 1869 ईस्वी में, स्टार्ट हुआ था 1859 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी स्वेज नहर को बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व व्यवस्थित हैं। आपको बताना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो मोसले की आवर्त सारणी है उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है।
मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और मोसले की जो आवर्त सारणी जो वर्तमान में है उसे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आरबीसी जो एक रक्त का प्रकार है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में रक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो है प्लेटिलेट्स होता है। तो दोस्तों तीनों के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आरबीसी के बारे में मैंने बताया कि इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। दोस्तों इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी का जीवन काल जो है ये 120 दिन का होता है। आरबीसी का पूरा रूप होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कण या लाल रुधिर कण। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब दूसरा है फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कण। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। और अगर इसकी बात करें इसके जीवन काल की, तो 2 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है। जिस तरह से आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। और तीसरा मैंने बताया प्लेटिलेट्स। दोस्तों प्लेटिलेट्स का रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों इससे रक्त से ही जुड़े और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मानव का रक्त जो है लाल होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों मानव का रक्त लाल होता है वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों आपको मालूम है कि रक्त में लौह यानी कि आयरन की मात्रा पाई जाती है, और साथ ही सोने की भी मात्रा पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। रक्त में सोने की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन बहुत माइनर पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आपको पता है दादा भाई नौरोजी का अन्य नाम, या हम कह सकते हैं कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों सरदार पटेल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 है, रानी की वाव कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों रानी की वाव जो 2014 ईस्वी में आरबीआई ने 100 रुपये के नोट में अंकित किया है, यह गुजरात के पाटन में स्थित है। गुजरात जिले की राज्य के पाटन में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों रानी की वाव जो है इसे 22 जून 2014 को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया था। रानी की वाव जो एक सीढ़ीनुमा मतलब जगह है, हम क्या कह सकते हैं, तो इसे यूनेस्को ने 22 जून 2014 को विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया था, रानी की वाव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो दोस्तों आपको बताना है कि गैलेना किसका अयस्क है। तो गैलेना जो है ये सीसा का अयस्क होता है, गैलेना। और दोस्तों रासायनिक सूत्र की बात करें तो गैलेने का रासायनिक सूत्र होता है PbS। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि सीसा को किससे डिनोट किया जाता है। तो सीसा को Pb से डिनोट किया जाता है, और इसका परमाणु संख्या 82 होता है, 82। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज करी गई थी। ठीक है दोस्तों, इनका पूरा नाम, कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। इन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज करी थी। ठीक है, और दोस्तों वास्को डिगामा, आप लोग को मालूम ही होगा, वास्को डिगामा जो है इन्होंने भारत की खोज की थी
1498 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो आपको ये डेट भी याद रखना है, ये ईस्वी भी याद रखना है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। दोस्तों आपको पता ही है कि महात्मा गांधी का अन्य नाम बापू है, इन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, और सुभाष चंद्र बोस जो है इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य में संघाई महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य में संघाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और दोस्तों मणिपुर राज्य की गठन की बात करें हम तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन किया गया था। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के सीएम श्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के वर्तमान में सीएम जो हैं श्री एन बीरेन सिंह हैं। और दोस्तों अगर यहाँ के नेशनल पार्क्स की बात करें तो केबल नेशनल पार्क जो है यहाँ फेमस नेशनल पार्क है, और इतना ही नहीं यह विश्व में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों एक और नेशनल पार्क यहाँ पे सिरोही नेशनल पार्क जो मणिपुर का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आपको मालूम है ये बलूचिस्तान के एक महान राजा थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं ये बलूचिस्तान के एक महान राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठी शर्करा होती है। ये फ्रक्टोज जो है ये मीठे फलों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में किसी वस्तु का द्रव्यमान 150 किलोग्राम है तो चांद पर कितना होगा? आपको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 150 किलोग्राम है तो वही वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? तो दोस्तों सेम होगा, कोई परिवर्तन, यानी कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 150 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 150 किलोग्राम ही होगा। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाता है कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 60 केजी है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 60 है तो पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पे कितना होगा? तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि 1/6 होता है चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का। ठीक है, यानी कि 10 केजी हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का भार 60 केजी है पृथ्वी में तो चंद्रमा पर वही वस्तु का भार 10 केजी हो जाएगा, यानी कि 1/6 भाग। ठीक है, तो दोस्तों आज का था यह हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।